गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे बेसिकली जो इसमें थोरोली कुछ पॉइंट्स रह गए थे चैप्टर के अंदर। फर्स्ट वन, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। बेटे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं वैसे ही आप लोगों से डिस्कस करूंगी रिलायबिलिटी क्या होती है, कि सैंपल हमने जो की है, जो हमने भी एज ए पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल सिलेक्ट किए हैं, वो सैंपल्स एक्चुअल में रिलायबल हैं या नहीं है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। यानी कि हाउ यू कैन जज द सैंपल विच आर सिलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर आर रिलायबल और नॉट। अब देखो बेटे फर्स्ट वन किस पर डिपेंड करेगा, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा आर डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर सच एज फर्स्ट वन साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे, जब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ सैंपल देन द साइज ऑफ सैंपल शुड बी लार्ज। जो बेसिकली हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं बेटे पॉपुलेशन में से, वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होगा बेटे तो बेसिकली इट डज नॉट रिप्रेजेंट होल यूनिवर्स, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। अब देखो बेटे कहने का मतलब क्या है, मान लो बेटे मुझे 2000 स्टूडेंट्स के बारे में सर्वे करना है और मैं सैंपल टेक्निक को यूज कर रही हूँ। अगर मैं 2000 में से बच्चों 200 बच्चों की जाए 2 बच्चे लूंगी, तो क्या वो 2 स्टूडेंट पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? ऑब्वियसली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो साइज ऑफ सैंपल है ना, वो बेसिकली क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। इट इज नॉट वेरी स्मॉल, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर वो साइज ऑफ सैंपल काफी कम होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2000 स्टूडेंट्स में से अगर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा साइज ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल हो जाएगा, और जिसके कारण ग्रुप में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको प्रॉपर तरीके से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो बेटे साइज ऑफ सैंपल पर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो डाटा, हमारा जो सैंपल है वो रिलायबल है या नहीं है। सेकेंड वन, मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन कैसा होना चाहिए? मेथड ऑफ कलेक्टिंग सैम्पलिंग इज वेरी सिंपल एंड क्वाइट एग्जॉस्टिव। अब देखो बेटे जो हम लोग मेथड करने के लिए अपने पास सैम्पलिंग करने के लिए बहुत सारी टेक्निक है। इन अ प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 6 टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। अब बेटे जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए बच्चों, एक बेसिकली अगर हम बात करें वो टेक्निक सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और नो डाउट एग्जॉस्टिबल होनी चाहिए। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए, तभी बेटे जो हमारा सैंपल है वो क्या होगा, रिलायबल होगा। थर्ड वन, बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड इन्यूमरेटर्स। देखो बेटे इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्शन ऑफ डाटा। जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं, नोन एज इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों गणक। और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं, जो पत्राचार करते हैं। जैसे देखो बेटे कुछ लोग क्या होता है कि आपके लिए सर्वे का काम कर रहे हैं, आपके सर्वे में हेल्प कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, आपको लेटर्स के थ्रू, आजकल तो ईमेल है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। तो बेटे हमारा जो सैंपल है वो रिलायबल तभी होगा जब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी बायसनेस ना करें, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर क्या करें, सैम्पलिंग करें, डाटा को सिलेक्ट करें एज ए सैंपल, ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो क्या रहें, रिलायबल रहे। तो इट मीन्स द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग इज आल्सो डिपेंड ऑन द इन्यूमरेटर एज वेल एज द कॉरेस्पॉन्डेंट्स। फोर्थ वन, ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स। देखो बेटे इन्यूमरेटर्स शुड बी स्किलफुल एज वेल एज द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। जो इन्यूमरेटर्स हैं बेटे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो दे शुड बी स्किलफुल, योग्य होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, नो डाउट एक्सपर्ट होने चाहिए अपनी फील्ड में। अगर हमारे इन्यूमरेटर ट्रेन हैं जो सैंपलिंग में हेल्प कर रहे हैं, देन द रिजल्ट शुड बी रिलायबल। हमारे जो सैंपलिंग डाटा है वो क्या रहेंगे, रिलायबल रहेंगे। अदरवाइज द सैंपलिंग डाटा लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी। Then that's why we can say that training should be given to the enumerators or correspondents. Our second topic is what are the essential of this sample. अब देखो बेटे यहाँ पर तो हमने बात किया कि जो सैम्पलिंग है, डाटा हमने सिलेक्ट किए हैं वो रिलायबल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या आवश्यक गुण होने चाहिए। फर्स्ट वन, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व। यानी कि बेटे अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स में से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू विड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स, देन द सैंपल शुड रिप्रेजेंट
द होल यूनिवर्स। जो सैंपल हम लोग सिलेक्ट करें ना वो पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिवर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ओके, सेकेंड वन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है बच्चों स्वतंत्र होना। देखो बेटे जैसे स्कूल में क्या होता है कि SA1 के बाद या बेसिकली आफ्टर सितंबर टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करके सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन के अंदर A सेक्शन बनता है, B सेक्शन बनता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो वहां पर बेटे क्या होता है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स, मान लो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया अबव 80 और 80% वाले स्टूडेंट को A सेक्शन में, बाकी सबको B सेक्शन में। तो बेटे ये क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर दिया है सैम्पलिंग करने का स्टूडेंट को, तो नो डाउट बेटे वो जो हम लोग एज ए सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन अ सैंपल डज नॉट द कंडीशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ अनदर आइटम। अगर हम मान लो बेटे 80% के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चे को A सेक्शन में डाल रहे हैं, A सेक्शन में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 78 वाले को हम लोग B सेक्शन में ट्रांसफर करने की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट। थर्ड वन होमोजेनिटी। इफ 2 और मोर सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा क्या करते हैं सैंपल सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्स में से, देन द सैंपल शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, व्हेन अ टर्म इन क्वालिटी, इन क्वांटिटी, इन कलर, इन साइज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर नोन एज होमोजीनियस। मुझे आप यूट्यूब वीडियो के अंदर बताइए ऑल द स्टूडेंट्स आर होमोजीनियस, से यस और नो एंड गिव आल्सो द रीजन। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब क्या है, जैसे बेटे आपकी इस सेशन की 2020-21 की जो TR जैन की स्टैटिस्टिक्स की बुक है, इट इज मस्ट बी आइडेंटिकल, इट मस्ट बी होमोजीनियस टू द बुक विच इज आल्सो फ्रॉम द TR जैन एंड इन द सेशन 2020 and 21। अब 2 स्टूडेंट बुक खरीद रहे, दोनों की न्यू सेशन की बुक है, तो बुक्स बेटे सेम राइटर की हैं, तो वो क्या होंगी बच्चों, आइडेंटिकल होंगी। दिस इज नोन एज होमोजीनियस। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा क्या करते हैं सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो बेटे वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब मान लो बेटे कॉमर्स की कोई क्विज हम लोग रखने जा रहे हैं, तो वहां पर हम 2 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, उनका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं बेटे वो एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी हो, तो नो डाउट बेटे ये बेसिकली हमारे सैंपल को क्या करेगा, नॉन रिलायबल प्रूव करेगा। तो इसलिए बेटे सैंपल शुड बी होमोजीनियस। लास्ट वन एडुकेसी। एडुकेसी का मतलब यहाँ पर क्या, पर्याप्त मात्रा में। वही है बेटे, अगर हम लोग बेटे सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं और सैंपल एडुकेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 20,000 में से हम 20,000 में से हम लोग 20 बच्चों का ऐसे सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो सैंपल मस्ट बी एडुकेट इन नंबर। सैंपल जो है संख्या में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। दीज ऑल आर द नोन एज एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग। आगे देखिए बच्चों, एक टॉपिक आपके अंडरस्टैंडिंग जोन में गिवन है, वो डिस्कस कर रही हूं मैं। स्टैटिस्टिकल एरर्स। स्टैटिस्टिकल एरर्स क्या होती हैं, सांख्यिकीय गलतियां, ठीक है ना, मिस्टेक्स जो हमसे हो जाती हैं, वो 2 तरह की होती हैं बच्चों। एक तो होती है सैम्पलिंग एरर्स और एक होती है स्टूडेंट नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स कौन सी होती है, वही बेटे हमने साइज ऑफ सैंपल स्मॉल ले लिया जिसके कारण उस सैंपल ने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो दिस इज नोन एज सैम्पलिंग एरर्स। सेकेंड वन एस्टिमेटेड वैल्यू में डिफर फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। मान लो बेटे हम लोग बात करते हैं किसी एरिया के बारे में, हमने उस एरिया का जो पैरामीटर लिया है, हमने उस एरिया का जो पैरामीटर लिया है 20 लिया है, लेकिन एक्चुअल में उसका पैरामीटर है 18, तो इसका मतलब दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। स्टूडेंट ये यहाँ पर क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू, और ये क्या है बच्चों, एक्चुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू में डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती हैं, जो बेसिकली ड्यूरिंग द सैंपल नहीं होती हैं, वैसे होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जैसे एरर ऑफ मेजरमेंट, हम लोग बेटे किसी की बात के बारे में मेजरमेंट करते हैं, हमसे गलती हो जाती है बेटे, तो वो भी क्या है बच्चों, बेसिकली हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, कई बार बेटे जो हमारे इंफॉर्मेंट है वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या फिर वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, तो बेटे उसके कारण जो एरर्स आती है उसको कहते हैं एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, यानी कि जवाब ना देने के कारण क्या आती है, जो एरर्स आती हैं। थर्ड वन एरर ऑफ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। कई बार बेटे हमें बेसिकली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर हैव टू मेक सम अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस, बेसिकली डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो उसमें कई बार वो मिस्टेक कर देता है। दिस इज आल्सो नोन एज एरर ऑफ अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस।
लास्ट वन एरर ऑफ सैंपल बायस। कई बार बेटे जो न्यूमरेटर्स हैं, जो हमारे बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो क्या करते हैं, हर तरह से बायसनेस करते हैं, जिसके कारण हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारी जो रिलायबिलिटी है वो सफर करती है। these all are known as non sampling errors. Students, I have already completed the chapter. Read the chapter. When you have any query, then you can ask me. Okay, thank you students.